नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, रज महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। रज महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। यह 3 दिनों का अनूठा त्योहार है जिसमें राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता या भूदेवी को मासिक धर्म आता है। चौथा दिन शुद्धिकरण स्नान का दिन है। 3 दिनों के दौरान महिलाएं काम नहीं करती हैं। यह त्योहार केक यानी पीठों की किस्मों का पर्याय है। इस प्रकार ओडिशा पर्यटन विकास निगम ओटीडीसी ने भी पीठा ऑन व्हील्स नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। पीठा ऑन व्हील्स यानी पहियों पर कियोस्क पर विभिन्न प्रकार के पीठ जैसे पोड़ा पीठ, मंडा, काकरा, अरिसा, चकली और चंद्रकला उपलब्ध कराए गए हैं। पारंपरिक केक बेचने वाले इन वाहनों को भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर में रखा गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। दूसरा प्रश्न है, विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जून, ऑप्शन बी 13 जून, ऑप्शन सी 14 जून या फिर ऑप्शन डी 15 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 15 जून। पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा दुनिया को बदलने में कैसे मदद कर सकती है, इसके तरीके और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस को पहली बार 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया गया था। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस कर दिया गया। वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विंड यूरोप और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल यानी GWEC द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरीना के अनुसार पवन ऊर्जा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते अक्षय ऊर्जा स्रोतों में से एक है। भारत 2021 से 25 में 20 गीगावाट पवन क्षमता स्थापित करेगा। पवन ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है और यह अक्षय है। वर्तमान में भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 38.789 गीगावाट है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है तथा वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना 2005 में हुई थी। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ द्वारा बनाया गया भारत का पहला बिजली मुक्त CPAP उपकरण क्या है? ऑप्शन ए जीवन चक्र, ऑप्शन बी जीवन वायु, ऑप्शन सी जीवन रक्षा या ऑप्शन डी जीवन आनंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जीवन वायु। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। जीवन वायु 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। यह मशीन भारत की पहली ऐसी डिवाइस है जो बिना बिजली के भी काम करती है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट पर काम कर सकती है। इससे पहले ये प्रावधान मौजूदा CPAP मशीनों में उपलब्ध नहीं थे। CPAP थेरेपी स्लीप एपनिया नामक नींद के दौरान सांस लेने में समस्या वाले रोगियों के लिए एक उपचार पद्धति है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए बर्लिन जर्मनी, ऑप्शन बी कार्नवाल UK, ऑप्शन सी मिलान इटली या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्नवाल UK। 47वां G7 लीडर समिट 2021 11 से 13 जून 2021 को कार्नवाल यूनाइटेड किंगडम में हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ। इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा की गई थी।
क्योंकि यह 2021 के लिए G7 के अध्यक्ष है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली बैठक में भाग लिया और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ दृष्टिकोण के लिए G7 शिखर सम्मेलन के सदस्यों को बुलाया और कोविड-19 टीकों के लिए पेटेंट सुरक्षा उठाने के लिए G7 समूह का समर्थन मांगा। इस शिखर सम्मेलन का विषय बिल्डिंग बैक बेटर। यूके ने ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त रूप से डेमोक्रेसी 11 कहा जाता है, को 2021 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 5वां प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर अपने संस्करण शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। असम सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के अपने संस्करण पेश करेगी। कैबिनेट ने अन्य नागरिक सम्मानों की भी स्थापना की, जैसे कि हर साल 3 व्यक्तियों को असम विभूषण पुरस्कार, 5 को असम भूषण और 10 लोगों को असम श्री प्रदान किया जाना है। इन 4 पुरस्कारों में क्रमशः 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के नकद पुरस्कार होंगे। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। 6वां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित हुई आत्मकथा बिलीव किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी सुरेश रैना, ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी या ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुरेश रैना। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। पुस्तक के सह-लेखक भरत सुंदरसन सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने टैटू के रूप में अपनी बांह पर उकेरा था। 7वां प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 16 जून, ऑप्शन सी 17 जून या ऑप्शन डी 18 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 16 जून। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। IDFR लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन आर्थिक असुरक्षा, प्राकृतिक और जलवायु से संबंधित आपदाओं और एक वैश्विक महामारी का सामना करने में प्रवासी श्रमिकों की तन्यकता पर प्रकाश डालता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून 2015 को मनाया गया। 8वां प्रश्न है, 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए बर्लिन जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स बेल्जियम, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका या ऑप्शन डी लंदन यूके। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रुसेल्स बेल्जियम। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर आमने-सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। नाटो का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की 31वीं औपचारिक बैठक थी। 30 सदस्यीय नाटो समूह का शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है
तथा नाटो सैन्य समिति के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच हैं। नाटो के सदस्य देश 30 हैं तथा इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 9वां प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 जून, ऑप्शन बी 17 जून, ऑप्शन सी 18 जून या ऑप्शन डी 19 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 17 जून। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हर साल 17 जून को मनाया जाता है। रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी विल बेक बेटर विद हेल्दी लैंड 2021 के विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का विषय है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में सत्य नडेला को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी ट्विटर या ऑप्शन डी अमेजोन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने डीप ओशियन मिशन को मंजूरी प्रदान की है, यह किस मंत्रालय की योजना है? ऑप्शन ए खनन मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यावरण मंत्रालय या ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीप ओशियन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का पता लगाने और महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। चलिए जानते हैं इस मिशन के बारे में। 5 वर्षीय मिशन को चरणबद्ध तरीके से 4,077 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा। पहले चरण को 2021 से 2024 के दौरान 2,823.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा। डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना है। इस बहुसंस्थागत महत्वाकांक्षी मिशन को लागू करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नोडल मंत्रालय होगा। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।